वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। ये सीरीज जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जेकेएसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। जो भी एस्पिरेंट इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और चार्जेस की भी परवाह नहीं है। क्वालिटी आपको 100% मिलेगी और चार्जेस आपको मिनिमम से मिनिमम जे में इस चार्जेस पे आपको कोई कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। ओनली 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको कुछ फंक्शंस दिए एमएस एक्सेल के, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स। इन फंक्शन को आपने मैच करना है। एक्सेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको एक्सेल के फंक्शन से फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली पूरा एमएस ऑफिस पढ़ लो। अगर एक्सेल अच्छे से तैयार नहीं है तो समझ लो वो क्वेश्चन छूट जाएगा एमएस ऑफिस वाला। यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में वी लुक जो है, वी लुकअप जुड़ेगा आपका सर्च इज वर्टिकली डाउन द फर्स्ट कॉलम। और अगर हम एच लुकअप की बात करें तो सर्च इज हॉरिजेंटली अक्रॉस द रो। एक्स लुकअप की बात करें तो एक्स लुकअप आपका जुड़ेगा कैन सर्च इन एनी डायरेक्शन एंड डिफॉल्ट टू एन एग्जैक्ट मैच। ठीक है, हॉरिजेंटली याद रखना एच लुकअप, वर्टिकली याद रखना, वर्टिकली यानी कॉलम वाइज आपका रहेगा वी लुकअप। और अगर ऑल डायरेक्शन में आपको देखें एनी डायरेक्शन में तो वो आपका रहेगा एक्स लुकअप। ओके, तो ये लुकअप फंक्शन आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इंडेक्स की जहाँ तक बात करें, रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन। इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये एमएस एक्सेल के फार्मूले की जो मैंने टेबल बनाया है ये मैं आपको एप्लीकेशन में और जो हमारे पेड एस्पिरेंट उनको ग्रुप में डाल दूंगा। उसको एक बार अच्छे से, इसको एक बार अच्छे से 20-25 मिनट लगाकर, आधा घंटा लगाकर अच्छे से पढ़ना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम 2-3 मिनट यहाँ पर लेते हैं, जल्दी से एक नज़र लगाएंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमएस एक्सेल के फार्मूला फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि सम आ गया। सम का क्या काम होता है, ऐड करना वैल्यूज़ को। जैसे अगर आपको हो कि ए से लेकर A5 तक इज इक्वल टू सम करके लिखोगे तो इसमें जितने भी आपके नंबर आएंगे, ऐड ऑल नंबर्स इन दिस रेंज, जो A1 से लेकर A5 तक। एवरेज की बात करें तो ये फाइंड एवरेज करेगा। फार्मूला इसका इस तरीके से आप लगा सकते हो, रिटर्न मीन वैल्यू। कोंट का क्या है, कोंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोंट करता है, कोंट जब आप फंक्शन लगाते हो इट कोंट्स द न्यूमेरिक सेल्स ओनली, कोंट्स ओनली नंबर्स। याद रखना, कोंट में कोंट करता है ओनली नंबर्स। और कोंटा की बात करें, कोंट करता है नॉन एम्प्टी सेल्स। नॉन एम्प्टी सेल का मतलब हुआ कॉन्टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स एक्सेट्रा। क्या फ़र्क रहा कोंट और कोंटा में? कोंट जो है ये आपका ओनली नंबर्स को ही देखेगा, काउंट करेगा। लेकिन जो कोंटा है वो जो भी है, जो भी या सपोज आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल में जितने भी सेल्स हैं इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारे को काउंट करेगा। इसको भी काउंट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा कोंटा। लेकिन काउंट जो होता है सिर्फ नंबर वाले सेल्स को वो गिनेगा। क्लियर है कोंटा और काउंट क्लियर है। अब काउंट इफ़ की बात करें, काउंट इफ़ ही साथ में आप ले लो। काउंट इफ़ का क्या रहता है, काउंट बेस्ड ऑन कंडीशन, ये कंडीशन बेस्ड काउंट करता है। अगर मैं फार्मूला लगाऊं यहाँ पर A1 से लेकर A10 तक जो ग्रेटर देन 50 वाले हैं वो काउंट करना है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 50, तो ये क्या काउंट करेगा, फार्मूला लगाने के बाद काउंट करेगा वैल्यू जो जहाँ पर 50 से ज़्यादा होगी। यानी A1 से लेकर A10 तक इस पूरे रेंज में 50 से ज़्यादा जो नंबर होंगे उसको ही सिर्फ ये काउंट करेगा जब हम काउंट इफ़ करते हैं। कंडीशन बेस्ड होता है। क्लियर, कोंटा काउंट इफ़। आप आई होप ये बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा। सम इफ़ एंड मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ पर आप देखें वी लुक का आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंडीशनल फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के फार्मूला पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ इज इक्वल टू साइन, फार्मूला से पहले लगता है इफ़ A1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, पास और फेल। रिटर्न पास व्हेन A1 इज एग्जैक्टली 50। बताएं क्या ऐसे ही है। कौन टिफ का आपको अभी बता चुका हूँ। ये यहाँ पर बात चल रही है कि A1 से लेकर A10 तक आपको अगर ग्रेटर देन 10 ढूंढना है तो कौन टेफ लगेगा। इसका मतलब है कौन सेल्स हैविंग वैल्यूज ग्रेटर देन 10, सॉरी ग्रेटर देन 100। तो आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, कंडीशन बेस्ड काउंट करेगा कौन टिफ। और सम इफ़ की बात करें तो सम इफ़ भी जो है इफ़ का साथ में लगे कंडीशन बेस्ड ही रहता है। इफ़ की बात करें, खाली इफ़ यहाँ पर आपका रहेगा A1 ग्रेटर देन 0, A1 इज़ लेस देन 0।
yes or no, return yes only when a1 is either greater than 0 और less than 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला तो बिल्कुल क्लियर है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। आंसर आपका 1, 2 एंड 3 करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन और आपको डाल देता हूँ, अभी ये लास्ट क्वेश्चन ही है, एक आध क्वेश्चन अगर और हुआ एक्सेल पे, क्योंकि एक्सेल पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द काउंटिंग फंक्शंस विद देयर डेफिनेशंस। कोंटा, काउंट ब्लैक, काउंटिफ। बताओ, थोड़ी देर पहले मैं काउंट के बारे में बता चुका हूँ। काउंट, कोंटा, काउंट ब्लैक, काउंटिफ। बताएं। काउंट का आपको मैंने कहा था जो सिंपल काउंट है, काउंट का है वो क्या करेगा, काउंट करेगा सेल्स कंटेनिंग ओनली नंबर्स। तो ये ऑप्शन जुड़ेगा कहाँ पर, सेल कंटेनिंग स्ट्रिक्टली नंबर, सिर्फ नंबर वाले सेल जो होंगे उसको काउंट करेगा। और कोंटा जो है वो नॉन एम्प्टी सेल, यानी नंबर के अलावा भी अगर कोई टेक्स्ट है, कोई एरर है, कुछ भी है, वो जितने सेल में कुछ ना कुछ लिखा है वो उसको काउंट करेगा। तो इसका रहेगा कोंटा का रहेगा काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, नंबर, टेक्स्ट, एरर जो भी हो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक की बात करें, काउंट ब्लैंक आप करेगा काउंट एम्प्टी सेल्स जो खाली है जिसमें कुछ नहीं लिखा है। नॉन एम्प्टी कोंटा होता है, काउंट ब्लैंक हो गया, एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। यानी अगर ये सेल्स हैं बहुत सारे यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट किया है, इसमें कोई भी खाली सेल जितने हैं वो गिनेगा, काउंट ब्लैंक फार्मूले से वो गिने जाएंगे। काउंट इफ की बात करें, कंडीशन बेस्ड इफ लग गया है तो काउंट सेल्स दैट मीट सिंगल स्पेसिफिक कंडीशन के केस में काउंट इफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर इस हिसाब से रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एमएस एक्सेल पे है। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटो फिल फीचर। ऑटो फिल फीचर का क्या काम होता है? टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स, टू ऑटोमेटिकली फॉर्मेट द टेबल बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टाइल्स, और हम कह सकते हैं कि टू ऑटोमेटिकली फिल द सीरीज ऑफ डाटा लाइक डेज, डेट्स, सीक्वेंशियल नंबर्स इनटू एडजेसेंट सेल्स टू कॉपी द फॉर्मेटिंग टू वन सेल टू अनदर। तो बताएं क्या रहेगा ऑटो फिल का आंसर। ऑटो फिल जो एमएस एक्सेल में होता है, इसका काम रहता है ऑटोमेटिकली फिल करना सीरीज ऑफ डाटा को लाइक डेज, डेट्स, सीक्वेंशियल नंबर्स इनटू एडजेसेंट सेल्स। तो सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, बताएं कौन सी सही रहेगी। स्लाइड्स आफ्टर व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन। क्या ये सही है? प्रेसिंग द F5, अगर आप F5 प्रेस करते हो एमएस पावर पॉइंट में तो क्या होगा, F5 की प्रेस करने से स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड शो डायरेक्टली फ्रॉम द करंट सिलेक्टेड स्लाइड। Slide transition are the visual effect applies when moving from one slide to the next during the presentation। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब शिफ्ट करते हो, जो विजुअल इफेक्ट आता है स्लाइड शिफ्टिंग के टाइम पे, उसको स्लाइड ट्रांसिशन कहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल आपको आसानी से हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है जो हमारे लेक्चर सीरीज है। एनिमेशंस कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स और इमेजेस विद इन अ सिंगल स्लाइड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल क्लियर है। स्लाइड सेटर व्यू में थंबनेल की तरह जो है सारे जो स्लाइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। F5 प्रेस करने से जो स्लाइड शो स्टार्ट होता है वो बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, करंटली सिलेक्टेड स्लाइड जो करंट स्लाइड से नहीं होता, ये यहाँ पर गलत है। स्लाइड ट्रांसिशन इज़ ओके, एनिमेशन कैन बी अप्लाइड इज़ आल्सो ओके। तो 1, 3 एंड 4 आपका आंसर रहेगा, दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए वीडियो पॉज कर लें, आराम से 1 मिनट अपना लें क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने लेना है, 1 मिनट अपना लें, फिर आंसर बताएं। आप सोचिए अपने माइंड में आंसर वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। लिनक्स इज अ प्रोप्रिएटरी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऐसा है? ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम concurrently। graphical user interface GUI stands for graphical user interface which uses icon and windows for interactions। batch operating system requires continuous real time interaction from the users। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें, देखो थर्ड तो बिल्कुल इजी है, थर्ड वाली करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाली भी बिल्कुल सिंपल है, सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट बिल्कुल गलत है, आपके सामने आपको पता है लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी नहीं है। और फोर्थ जो है यहाँ पर रियल टाइम इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। आंसर रहेगा सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बताएं
प्लाटर, OCR, बारकोड, लेज़र प्रिंटर, इन 4 के बारे में यहाँ पर लिखा है 4 स्टेटमेंट्स में। प्लाटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम होता है प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स एंड आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट्स वगैरह बड़े बड़े छापने के लिए प्लाटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये आउटपुट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। बारकोड रीडर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। क्या इसी लेजर प्रिंटर यूज करता है पाउडर्ड इंक जिसको टोनर कहा जाता है रादर देन द लिक्विड इंक कार्ट्रिज की जगह लेजर प्रिंटर जो वो टोनर का इस्तेमाल करता है, लेज करते हैं लेजर प्रिंटर में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ओके, स्टेटमेंट नंबर 3 डेफिनेटली गलत है, इनपुट होता है बारकोड रीडर। लेजर वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लियर है, लेजर प्रिंटर। तो आंसर आपका 1, 2 एंड 4 रहेगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड देयर प्राइमरी फंक्शन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। SMTP ट्रांसमिटिंग ईमेल अक्रॉस द नेटवर्क, यानी मेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। FTP ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर के लिए यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है? HTTP सिक्योर इंक्रिप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ वेब डाटा होता है। तो यहाँ पर देखो सिक्योर ट्रांसमिशन जो इंक्रिप्टेड ट्रांसमिशन के लिए HTTPS यूज किया जाता है, HTTP नहीं। तो यहाँ पर ये गलती हो रही है। DHCP की बात करें, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस को टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। जल्दी से बताएं, सिंपल क्वेश्चन है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। आंसर 1, 2 एंड 4, सॉरी यहाँ पेयर में है तो 3 पेयर सही रहेगा, दैट इज C, 3 पेयर्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल एक्सटेंशन एंड देयर एसोसिएटेड एप्लीकेशन। अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों तरह के क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, जीके से भी मिक्स पूछ रहा है। हालांकि जगह जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम को इतना मत आप उसमें सीरियस लो, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, उतना नहीं रहेगा, इतना आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमने उतना ही पढ़ाना है जो पढ़ने वाला भी आप पढ़ने वाले बनो। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा पढ़ा देंगे आपके सर के ऊपर से जाए, फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। हालांकि जो क्वेश्चन की अरेंजमेंट है वो स्टेटमेंट वाइज या पेयर टाइप होगा। तो जैसे पहले सिंपल पूछा था .docx किसकी है, अब यहाँ पेयर वाइज पूछा जा सकता है। तो एक्सटेंशन में अगर हम देखें .docx MS वर्ड डॉक्यूमेंट, क्या ये सही है बात? .xls MS एक्सेल स्प्रेडशीट की है ये फाइल एक्सटेंशन। PPTX जो है MS एक्सेस डाटाबेस की है और ACCDB भी डाटाबेस की है। क्या कितने यहाँ पर क्या पूछा है जी? करेक्टली मैच्ड, कितने पेयर करेक्टली मैच बताएं? तो आपको बता दें, पहला पेयर करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा गलत है, PPT MS पावर पॉइंट की होता है, और चौथा पेयर यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। स्पूफिंग, डॉस अटैक, रूट किट, लॉजिक बम। आराम से 1 मिनट लें आप, वीडियो पास करके देखें, समझें क्या रहेगा, आंसर बताएं। स्पूफिंग, masquerading as a trusted entity to gain unauthorized access। तो ये बात स्पूफिंग बिल्कुल सही है, जैसे ट्रोजन करता है ऐसे स्पूफिंग ही कंसेप्ट है इसका भी, धोखाधड़ी से अनऑथराइज एक्सेस ले लेना। डॉस अटैक की बात करें, ओवरवेलमिंग अ टारगेट सिस्टम विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। DOS अटैक जो है, ये पॉइंट जो है इसकी जो हम डिस्क्रिप्शन है ये भी सही है। Rootkit, a set of software tools that hide the existence of certain processes or malware from the operating system। ये बात भी सही है। और लॉजिक बम की बात करें, मलेशियस कोड होता है दैट ट्रिगर अ हार्मफुल एक्शन ओनली जब स्पेसिफिक कंडीशन और डेट मैट होती है। तो दिस लॉजिक बम इज आल्सो, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिक बम इज आल्सो करेक्ट। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ऑल फोर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ CPU रजिस्टर्स एंड देयर फंक्शन। CPU रजिस्टर के बारे में है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। ये रजिस्टर की टाइप्स हैं। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड
बड़े जब आप नोट्स पढ़ोगे ध्यान से ये चीज़ें पढ़ना, इस पे से क्वेश्चन पूछा गया जीकेएसपी के द्वारा लेटेस्ट एग्जाम्स में। तो प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर करंट का आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दैट इज बीइंग डिकोडेड एंड एक्सिक्यूटेड, दिस इज आल्सो करेक्ट। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एक्चुअल डाटा दैट इज बीइंग रीड फ्रॉम द रिटन और रीड और रिटन टू द मेमोरी, दिस इज नॉट अबाउट द डाटा, दिस इज अबाउट द लोकेशन, तो यहाँ पर गलत है। एक्यूमुलेटर की बात करें, स्टोर द इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, तो दैट इज सॉरी इनकरेक्टली पूछा है, इनकरेक्ट आपका ओनली 3, मैं भी सोचूं क्या चक्कर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इनकरेक्ट ये चीज़ ज़रूर देख लिया करो एग्जाम में, इनकरेक्ट पूछे करेक्ट पूछे, तो इनकरेक्ट इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन लोड असाइड बफर, ट्रांसलेशन लोड असाइड बफर यानी टीएलबी का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। टीएलबी का फंक्शन होता है टू कैच रिसेंट virtual to physical address translation to speed up the memory access, तो बी यहाँ पर आंसर रहेगा। अगर आपके सर के ऊपर से क्वेश्चन चला गया तो कोई बात नहीं, ये डाला इसलिए था क्योंकि जेकेएस भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल देता है जो सर के ऊपर से जाते हैं और इन क्वेश्चन का इफेक्ट जो है अगले वाले क्वेश्चन पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यही समझना आपको कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज है और ये आउट ऑफ रेंज ही रहने दो, इसको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि 20 में से आपने 17 या 18 लेने हैं, 20 नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑपरेटिंग सिस्टम द बैंकर्स एल्गोरिथम इज प्राइमली यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, बैंकर्स एल्गोरिथम किस लिए यूज़ की जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, ताकि डेडलॉक ना हो इसलिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग शॉर्टकट पे है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू किसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस इंटर, चारों की चारों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हमने आपके लिए लाई हैं इस क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चन से आपकी नॉलेज जो ज़्यादा आपकी रिवीजन ज़्यादा होती है। अगर मैं सिंगल टाइप क्वेश्चन लाऊं, वो वैसे भी जगह से भी आप सिंगल टाइप पूछता नहीं, और इसलिए हम भी बहुत कम, 20 में से हमारे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सिंपल होंगे, बाकी जो है वो मैच द कॉलम या स्टेटमेंट या पेयर टाइप ही रखे गए हैं। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो ये आपकी शॉर्टकट की किसकी रहेगी, ये रहेगी आपकी सबस्क्रिप्ट की, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये आपका रहेगी सुपरस्क्रिप्ट की। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जो है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F3 जो है ये टग्गल टेक्स्ट केस करने के लिए, और कंट्रोल प्लस इंटर आप सबको पता है पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस इंटर। तो याद कर लो चारों शॉर्टकट कीज, और यहाँ पर आंसर बनेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। मेमोरी मैनेजमेंट कैश मैपिंग के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। इन फुल्ली एसोसिएटेड मैपिंग अ ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इन एनी अवेलेबल कैश लाइन। थ्रैशिंग के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया था, अक्कर व्हेन कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी सब सिस्टम इज इन कंस्टेंट स्टेट ऑफ पेजिंग, रैपिडली एक्सचेंजिंग द डाटा इन मेमोरी फॉर डाटा ऑन डिस्क, काजिंग द परफॉर्मेंस टू प्लमेट। स्टैटिक रैम रिक्वायर पीरियडिक रिफ्रेशिंग, स्टैटिक रैम को पीरियडिक रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है क्या? रैम को होती है, रैम को होती है, डायनामिक को, स्टैटिक को नहीं होती। सीपीयू कैन डायरेक्टली फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा 1 and 2 करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांस्ड MS ऑफिस, MS वर्ड एंड MS एक्सेल फीचर्स। इन MS वर्ड गटर मार्जिन की बात करें, ये क्या होता है? गटर मार्जिन एड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन और इनसाइड मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर दैट यू प्लान टू बाइंड, जो बाइंडिंग के लिए एरिया बचता है उसको कहते हैं गटर मार्जिन। क्या ये सही है? स्टैंडर्ड वी लुकअप जो है फंक्शन इन एक्सेल can only search for value in the leftmost column of the table array and return the value to its right.
मैक्रो इन द MS ऑफिस, मैक्रो का काम क्या है? मैक्रो पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्राइमरली रिटन यूजिंग जावा, अच्छा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्राइमरली ये लिखा जाता है, आपको पता है रिपीटेड टास्क के लिए ये काम में आता है। मेल मर्ज अलो यू टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल रिसिप्ट्स बाय लिंकिंग अ मैन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स लाइक एन एक्सेल शीट। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है बताएं। तो यहाँ पर आपको बताएं, पहला गटर मर्जन बाइंडिंग एरिया बिल्कुल क्लियर, वी लुक का काम भी बिल्कुल ठीक बताया है। मैक्रोज की बात करें तो मैक्रोज इज रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग, नहीं ये जावा प्रोग्रामिंग में नहीं लिखी जाती, ठीक है। ये VBA, दिमाग से निकल जाती है बातें, VBA से जो है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से लिखी जाती है। मेल मर्ज जो बात करें, मेल मर्ज वाला पॉइंट इज आल्सो ओके। तो आंसर रहेगा 3 गलत है, इसका मतलब 1, 2 एंड 4 ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 साइबर अटैक्स के ऊपर है। SLQ इंजेक्शन इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग मैलिशियस कोड इनटू बैकएंड डाटाबेस क्वेरीज वाया फ्रंटेड इनपुट फील्ड। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। तो डेनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक जो है, अभी इसी वीडियो में DOS अटैक के बारे में आपको बताया था। एम टू स्टील सेंसिटिव डाटा बाई क्विटिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क पॉकेट्स। तो ये बात जो है बिल्कुल जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, दूसरा गलत है। 0 day एक्सप्लॉइट टारगेट्स अ सॉफ्टवेयर vulnerability on the exact same day or before the vulnerability becomes known to the software vendor। फोर्थ है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, अक्कर व्हेन malicious scripts are injected into otherwise benign and trusted website viewed by other users। तो बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथी स्टेटमेंट सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। तो आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन, सॉरी सेकंड तो सही ही है एक्चुअली में, सेकंड गलत है, थर्ड इज ओके 1, 3 एंड 4 आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लॉजिक गेट्स एंड देयर बूलियन प्रॉपर्टीज। लॉजिक गेट के बारे में पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, मैंने आपको कहा था PDF में डाल दूंगा। आप जो है आज एक्चुअली में कंपाइल करके PDF दोनों के इकट्ठे डाल दूंगा। लॉजिक गेट वाला जो कंसेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज के भी जो है आज में हमने एक्सेल फार्मूलाज का टेबल बनाया था। तो ये दोनों जो PDFs हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हैं, वो आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लेना। एप्लीकेशन में मैं डाल दूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एंड गेट की बात करें तो आउटपुट इज़ हाई यानी 1 ओनली इफ़ ऑल इनपुट्स हाई। इनपुट सभी के सभी हाई होंगे, यानी 1 होगा तो 1 आएगा। अगर 1 0 हुआ तो 0 ही रहेगा, या फिर अगर 0 1 हुआ तो 0 ही रहेगा। दोनों के दोनों 1 हुए, हाई हुए दोनों इनपुट्स, तो जाकर जो है आउटपुट आपका हाई होगा। क्या ऐसा है? यस, ये ऐसा होता है। आर गेट में आउटपुट इज़ हाई इफ़ एनी ऑफ द 0 1 इनपुट 2 हैं, अगर एक 0 एक 1 है तो 1 आएगा। अगर 1 है 0 है 1 है 0 है तब भी 1 आएगा, 1 है 1 है तब भी 1 आएगा, 0 0 होगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाला होता है, प्लस वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला एंड होता है, आर प्लस वाला गेट होता है। XOR की बात करें, आउटपुट इज़ हाई ओनली इफ़ इनपुट इज़ डिफरेंट, इनपुट इफ़ द इनपुट्स आर डिफरेंट, 0 का 1 आएगा 1 का 0 होगा, ऐसा। नैंड गेट में आउटपुट इज़ लो 0 इफ ओनली इफ़ ऑल इनपुट्स आर हाई, 1 का 0 रहेगा, उल्टा है इसमें। आर का एंड का उल्टा है, यहाँ पर 0 हुआ तो 1 रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कितने पेयर करेक्ट हैं। 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों पेयर करेक्ट हैं और आंसर इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट केयरफुली। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताएं। Virtual memory is a technique that allow execution of programs larger than the available physical man memory। जो रैम होती है उसको, रैम को एक्स्ट्रा ज़्यादा बताता है, इस तरह की टेक्निक है वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर। वर्चुअल मेमोरी वर्क बाय फिजिकल एक्सपेंडिंग, फिजिकली एक्सपेंड करता है हार्डवेयर कैपेसिटी को ऑफ द रैम चिप इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। कैसा है? फिजिकली एक्सटेंडेड जो है एक्सपेंडिंग, तो ये नहीं होगा, ये तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर आपका रहेगा 1 स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आप कमेंट ज़रूर करके जाना जितने आपके स्कोर हुए आज के सेशन में। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में है। थ्रेड इज़ ऑफन रेफर टू एज लाइट वेट प्रोसेस एंड शेयर्स इट्स कोड एंड डाटा सेक्शंस विद अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस।
Deadlock is a situation where set of processes are permanently blocked because each process is holding the source, waiting for another source to be held by someone else. तो डेडलॉक बिल्कुल क्लियरली बताया था पिछली वीडियो में, थ्रेड के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, आंसर आपका ए रहेगा। जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करें। इन दोनों सेशंस की, कंप्यूटर के हमने 2 ही सेशंस अपलोड किए हैं, इन दोनों सेशंस की जो PDF है वो एप्लीकेशन और जो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड कर दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहें इनमें से किसी भी एग्जाम की, आप हमारी एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के आपके कितने स्कोर आए हैं टेस्ट में आप जरूर कमेंट करें और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।